नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे थे और हमने जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हमने ये देखा कि किस तरीके से एक कंप्यूटर अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स के बारे में बात करें तो हमने देखा कि चूँकि हमारा आज ये सेकेंड यूनिट हम लोग चल रहे हैं और फर्स्ट यूनिट जो हम लोगों ने पढ़ी थी, तो फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से क्या कहते हैं कि उप्स पैराडाइम्स वर्क करता है, किस तरीके से ये और सारे पैराडाइम से अलग होता है। और चूँकि इसका नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन है, तो उप्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो कहीं न कहीं ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हम किसी भी टास्क को अगर परफॉर्म करना है उप्स पैराडाइम्स के अंदर, तो हम क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। हम एज अ प्रॉब्लम को, किसी भी प्रॉब्लम को एज अ ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसके थ्रू हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे अच्छी बात अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स की देखें तो क्या है कि हम इस पे सीधे के सीधे जो हमारा मेन फोकस है, मेन जो प्रॉब्लम है, हम उस पे फोकस कर सकते हैं और उसके बाद से जो है हम आसानी से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती या कोड में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। अगर हमें बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है तो दोस्तों हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन पैराडाइम्स का यूज़ करके आसानी से एक बड़ा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और इसकी हेल्प से हम मेन प्रॉब्लम्स पे फोकस कर सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? अब हम लोग जब फर्स्ट यूनिट में पढ़ रहे थे तो हमने ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, जैसे कि मैसेजिंग का, डायनामिक बाइंडिंग का, ठीक है? तो ये जो हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स में इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का हम यूज़ करके पर्टिकुलर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जब ये कॉन्सेप्ट्स आपको एक बार समझ में आ जाएंगे दोस्तों, तो उसके बाद से फिर हमारा हमने दूसरी अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपको समझ में आ जाए, तो फिर जो हमने दूसरी यूनिट स्टार्ट की है, तो दूसरी यूनिट अगर आप देखें तो जो अगर आप हमारे वीडियोस देखेंगे तो फर्स्ट यूनिट का जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो आपका यूएमएल है, यानी कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। और सेकेंड यूनिट में जो है उसी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के बारे में डिटेल से बताया जा रहा है कि एक्चुअल में यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का यूज़ हम करते क्यों हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ और मैं फिर से आपसे बताना चाहता हूँ कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ये लैंग्वेज इसमें लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में ये लैंग्वेज जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है। मीन्स क्या है कि हम अगर किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले हम जो विजुअलाइजेशन करते हैं कि पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर किस तरीके से वर्क करेगा, कौन कौन से मॉड्यूल वहाँ पे वर्क करेंगे, ठीक है ना? तो इन सारी चीज़ों को अगर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू शो करना हो, तो हम ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन पैराडाइम्स का यूज़ करके या के अंदर यूएमएल का यूज़ करके हम उसको आसानी से शो कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? दूसरी चीज़ जब हम लोगों ने यूएमएल के बारे में देखा था, तो हमने ये देखा कि यूएमएल जो है वो 2 पार्ट में 2 तरीके के ग्राफिकल डायग्राम्स को रिप्रेजेंट करता है। एक आपका स्ट्रक्चरल और दूसरा आपका बिहेवियरल, ठीक है? तो स्ट्रक्चरल के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट डायग्राम, क्लास डायग्राम, ठीक है? उसके बाद से हम लोग बिहेवियरल यूएमएल का जो आपका दूसरा टॉपिक है बिहेवियरल डायग्राम, हम उसके ऊपर आए थे कि किस तरीके से बिहेवियरल डायग्राम का यूज़ करके हम पर्टिकुलर मॉडल के या पर्टिकुलर हमारा सॉफ्टवेयर का बिहेवियर क्या होगा, हम उसको देखेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्ट्रक्चरल मॉडल अपने आप में एक अलग यूनिक प्रॉपर्टी है, और अगर हम स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं तो स्ट्रक्चर क्रिएट करना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर हमने उस स्ट्रक्चर को क्रिएट किया है तो वो स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू यूज़र जो भी फंक्शनैलिटी वो प्रोड्यूस करना चाहता है, वो फंक्शनैलिटी वो प्रोड्यूस कर सके, ठीक है? तो इस तरीके से हम अगर पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम के बिहेवियर को अगर देखना हो दोस्तों,
ठीक है ना, कि बिहेवियर उसका किस तरीके का होगा, या कंपोनेंट का आपस में इंटरेक्शन कैसे होगा, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एक दूसरे से मैसेजिंग कैसे होगी, किस तरीके से डायनेमिक बाइंडिंग परफॉर्म होगी, और किस तरीके से उसका आउटपुट निकलेगा। तो अगर हमें ये सारी चीज़ें देखनी है तो हमें बिहेवियरल डायग्राम को बनाने की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। हम ऐसा बिहेवियरल डायग्राम में हमने कई सारे डायग्राम पढ़े हैं, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन डायग्राम, आपका सीक्वेंस डायग्राम, आपका क्या कहते हैं यूज केस डायग्राम, ठीक है ना। तो आज जो हमारा टॉपिक है बिहेवियरल डायग्राम में, वो आपका टॉपिक है टाइम डायग्राम, ठीक है दोस्तों, टाइम डायग्राम। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि बिहेवियरल स्ट्रक्चर जो है, यानी बिहेवियर डायग्राम जो है, ये ऐसा नहीं है अगर 4-5 डायग्राम उप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के अंदर यूज हो रहे हैं, जो कि पर्टिकुलर सिस्टम के बिहेवियर को दिखा रहा है। तो आप ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा नहीं कि कोई एक डायग्राम है कि जो कि सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकता है, या फिर अगर हम ये कहें कि मतलब कि ये पांचों डायग्राम बनाने की क्या ज़रूरत है, या फिर केवल एक ही डायग्राम बना के काम चल सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर यूएमएल के अंदर पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को शो करने के लिए अगर 4-5 टाइप के डायग्राम दिए हैं, तो पांचों डायग्राम के एक अपनी एक यूनिक स्पेशलिटी है, और हम जब तक हम पांचों के पांचों डायग्राम को आपका ड्रॉ नहीं करते हैं, तब तक हम एक्चुअल में उनको एनालाइज करके हम सही तरीके से अपने सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, ठीक है। तो अगर हम दोस्तों टाइम डायग्राम की बात करें, तो ये भी सीक्वेंस डायग्राम की तरह है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है कि ये टाइम को बताता है कि किस तरीके से कंपोनेंट जो है या ऑब्जेक्ट जो है किस तरीके से एक दूसरे के साथ कितने टाइम के अंदर इंटरेक्शन करते हैं, और पर्टिकुलर किसी भी प्रोसेस का लाइफ टाइम कितना होता है, ठीक है ना। तो हम टाइम के थ्रू हम उसके बिहेवियर को देखने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखिए, जैसा कि देखिए यहाँ पे आपके फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि अ टाइमिंग डायग्राम इज अ स्पेसिफिक बिहेवियरल मॉडलिंग डायग्राम दैट फोकस ऑन टाइमिंग कांस्टेंट, यानी कि ये भी एक बिहेवियर डायग्राम का मॉडलिंग का ही एक पार्ट है, जो कि टाइमिंग कांस्टेंट के ऊपर फोकस करता है। यानी कि इसका मेन फोकस अगर हम देखें तो कहाँ होता है, टाइम के ऊपर, कि पर्टिकुलर कौन सा प्रोसेस कितने टाइम के अंदर परफॉर्म हो रहा है, या पर्टिकुलर किसी प्रोसेस का आप कह लें तो लाइफ टाइम कितना होगा, ठीक है दोस्तों। इफ यू नीड टू नो हाउ ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विथ ईच अदर ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, देन क्रिएट अ टाइम डायग्राम, ठीक है ना। तो जैसा कि लिखा है कि अगर आपको ये देखना हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस सर्टेन टाइम पीरियड में, ठीक है ना, क्या कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। देखिए जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए कि इफ यू नीड टू नो हाउ ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विथ ईच अदर ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, देन क्रिएट अ टाइम, ठीक है ना। यानी कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन टाइम पीरियड में एक दूसरे से मैसेजिंग करते हैं या प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है ना। तो इसको अगर आपको शो कराना है या इसको अगर आपको देखना है, तो आप टाइम डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं, या टाइम डायग्राम को आपको बनाने की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, ठीक है। अब अगर हम बात करें आपके दूसरे डायग्राम दूसरे पैरा की, जैसा कि देखिए ये पैरा आपका लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर हम इस पैरा के बारे में भी बात करें, तो जैसा कि लिखा हुआ है, थिंक ऑफ अ टाइमिंग डायग्राम एज एन इन्वर्टेड सीक्वेंस डायग्राम। इन अ टाइमिंग डायग्राम, टाइम प्रोसेस ऑफ द एक्सिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट with different component of the system that interact with each other on the y axis। यानी कि ये जो टाइमिंग डायग्राम को अगर हमें शो करना है, तो ये कुछ इस तरीके से होता है, इसमें x और y एक्सिस होती हैं। यानी अगर हम कहें तो एक आपका x एक्सिस है, एक आपका y एक्सिस है। तो ये आपका x एक्सिस हो गया लेफ्ट टू राइट, और ये आपका y एक्सिस हो गया टॉप टू बॉटम, ठीक है ना। तो ये जो हमारा टाइमिंग डायग्राम है, ये इसी x और y एक्सिस पे काम करता है, ठीक है ना। और जितने भी कंपोनेंट होते हैं उस सिस्टम के, वो सारे के सारे y एक्सिस पे होते हैं, और x एक्सिस ये बताता है कि कितने टाइम पीरियड तक पर्टिकुलर कौन सा प्रोसेस या कौन सा कंपोनेंट जो है वो आपका वर्क कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि इसमें देखिए और आगे लिखा हुआ है कि टाइम डायग्राम show how long each step of a process take।
ठीक है ना। यानी कि टाइम डायग्राम ये बताता है कि पर्टिकुलर कौन सा प्रोसेस जो है वो कितना टाइम ले रहा है पर्टिकुलर किसी भी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए या ऑपरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है दोस्तों। दूसरा, यूज देम टू आइडेंटिफाई विच स्टेप ऑफ अ प्रोसेस रिक्वायर टू मच टाइम एंड टू फाइंड एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है ना। इसके थ्रू जैसा कि देखिए ये लास्ट में लिखा हुआ है कि यूज देम टू आइडेंटिफाई विच स्टेप of a process required too much time and to find areas of improvement। ठीक है ना। यानी कि अगर हम टाइम डायग्राम बनाते हैं दोस्तों तो उसके थ्रू हम ये चीज़ देख सकते हैं कि किस तरीके से पर्टिकुलर जो आपका किस स्टेप या किस प्रोसेस को या किस ऑपरेशन को ज़्यादा टाइम लगेगा, किस ऑपरेशन या किस स्टेप को कम टाइम लगेगा, और इसके अकॉर्डिंग जो है हम क्या कहते हैं सारे प्रोसेस को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो टाइमिंग डायग्राम जो है ये एक्चुअल में पर्टिकुलर किसी सिस्टम के अंदर कितने टाइप के प्रोसेस हैं, पर्टिकुलर कौन सा प्रोसेस या कौन सा ऑपरेशन कितना टाइम लेता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए या खुद का जो उसका टास्क है ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करने के लिए, और वो जो टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट टू परफॉर्म एन ऑपरेशन दैट इज कॉल्ड लाइफ टाइम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लाइफ टाइम। ठीक है। और इसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस कौन सा ऑपरेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम के अंदर कितना टाइम लेता है पर्टिकुलर किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, तो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ठीक है ना। या किस तरीके से उसको और बेटर बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम टाइम डायग्राम के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगर हम दोस्तों आगे की बात करें तो जैसा कि देखिए जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा हुआ है, जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है अगर हम उसकी तरफ फोकस करें, ठीक है, तो जैसा कि देखिए ये पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ के बारे में अगर हम फोकस करते हैं तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। अ टाइम डायग्राम आर यूएमएल इंटरेक्शन डायग्राम, ओके, used to show interaction when a primary purpose of the diagram is to reason about time. Timing diagram focus on conditions changing within and among lifeline along a linear time axis. Timing diagrams describe behavior of both individual classifiers and interactions of classifiers, focusing attention on time of event causing change in the modeled condition of the lifeline। ठीक है। तो जैसा कि देखिए इस पर्टिकुलर नीचे में लिखा हुआ है कि टाइम डायग्राम किसके ऊपर फोकस करता है कि पर्टिकुलर कौन सा ऑपरेशन किस कंडीशन में उस लाइफ टाइम के अंदर या उस लाइफ टाइम के बाद जो है कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है ना। पर्टिकुलर ऑपरेशन कितने टाइम तक परफॉर्म होगा। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें अगर हमें फोकस करनी है, अगर हमें किसी सिस्टम की एनालाइज करनी है, तो इसका एनालाइजेशन करने के लिए केवल और केवल मात्र एक तरीका है जिसको हम कहते हैं टाइम डायग्राम। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इसकी डिफिनीशन को देखते हुए कि किस तरीके से टाइम डायग्राम जो है पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रोसेस के लाइफ लाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर कहें कि पर्टिकुलर सिस्टम जो है कितना टाइम कितना लाइफ या पर्टिकुलर सिस्टम का क्या लाइफ टाइम है किसी भी ऑपरेशन को फंक्शनैलिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है ना। ये हम टाइम डायग्राम के थ्रू आसानी से देख सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हाउ आपको ये टाइम डायग्राम का जो डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो इस एग्जाम्पल में देखिए पहले लिखा क्या है, जो लिखा है हम उसको देखते हैं कि इन दिस सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल ऑफ अ बोट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ठीक है ना। यानी कि ये बोट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का टाइम डायग्राम है। किसका है? बोट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का ये आपका टाइम डायग्राम है। और टाइम डायग्राम सो दैट टू मच टाइम इज स्पेंट ऑन द अपहोल्स्ट्री स्टेज ऑफ प्रोडक्शन।
ठीक है ना। यानी कि ये प्रोडक्शन की हर स्टेज को आइडेंटिफाई कर रहा है। एज अ रिजल्ट फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेटर में असाइन मोर एम्प्लॉय टू द अप होल स्टेशन और सीक आउट वे टू इंक्रीज इफिशियंसी। यानी कि इस टाइम डायग्राम का यूज करके जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये डिसीजन ले सकता है कि किस प्रोसेस में मैन पावर बढ़ाने की ज़रूरत है, किस प्रोसेस में मैन पावर घटाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। ये सारे डिसीजन जो है एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये पर्टिकुलर टाइम डायग्राम के थ्रू ले सकता है। इफ एडमिनिस्ट्रेटर कैन इफेक्टिवली यूज अ टाइम डायग्राम टू इंक्रीज इफिशियंसी द प्रोसेस कैन बी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड, डिक्रीजिंग बोथ टाइम एंड मनी स्पेंड ऑन द प्रोसेस। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम ये जो नीचे आपका ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम जो है आपका अगर आप देखें तो ये आपका बोट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का टाइम डायग्राम है। ठीक है ना, यानी अगर बोट को मैन्युफैक्चर करना है तो कितना टाइम लगता है एक्चुअल में। तो देखिए ये दो एक्सिस बना, ये एक एक्स एक्सिस है जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, और ये आपका है दोस्तों वाई एक्सिस। ठीक है ना, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है दोस्तों वाई एक्सिस। और ये देखिए सारी फंक्शनलिटी, हुल, इंजन, अपहोल्स्ट्री, क्वालिटी चेक्स। ठीक है ना, तो ये चार प्रोसेस हैं, चार प्रोसेस के थ्रू पर्टिकुलर जो है अगर ये चार प्रोसेस परफॉर्म हो जाते हैं तो पर्टिकुलर आपका जो है वो बोट बन के तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो चीज़ें हैं पर्टिकुलर, ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस प्रोसेस में ये जो लाइन है, ये लाइन बता रही है कि इतना टाइम स्पेंड होगा पर्टिकुलर इस प्रोसेस को परफॉर्म होने के लिए, और फिर इस कंडीशन पे जब प्रोसेस परफॉर्म हो जाए तो वो ऊपर चला जाएगा दूसरे प्रोसेस की तरफ। ठीक है ना, और दूसरा प्रोसेस जो इंजन है वो भी इतना टाइम, ये जो लाइन जो वर्टिकल लाइन सॉरी जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन शो हो रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये बता रही है कि पर्टिकुलर अब इंजन वाले प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा। ठीक है ना, फिर एक बार इंजन बन गया, फिर वो हुल कंडीशन में गया। ठीक है ना, और ये कंडीशन फिर से इतना टाइम ले रही है, ये लाइन वर्टिकल लाइन बता रही है। ठीक है, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन ये बता रही है कितना टाइम ले रही है। फिर ये प्रोसेस होने के बाद फिर वो अब ये लास्ट इस थर्ड वाले में गया यानी अपहोल्स्ट्री। ठीक है ना, और इस प्रोसेस के अंदर आप देखिए कि पर्टिकुलर इस प्रोसेस के अंदर कितना टाइम लग रहा है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये बता रही है कि पर्टिकुलर इसके अंदर कितना टाइम लग रहा है। फिर इस कंडीशन के बाद कहाँ वो चला जाता है क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट में, और क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट जो है वो कितना टाइम लगता है वहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रही है। तो अगर हम इस टाइम डायग्राम को देखते हैं बच्चों, अगर जो कि एक्स और वाई एक्सिस पे बिलोंग कर रहा है, तो ये जो लाइन है आप देख सकते हैं, ये लाइन इससे छोटी है, मीन्स क्या है कि इस प्रोसेस में कम टाइम लग रहा है, इस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है ना, फिर इसकी बात करें तो इस प्रोसेस की बात करें, यानी जो पहला प्रोसेस फिर से रिपीट हो रहा है वो पहली बार की अपेक्षा दूसरी बार जो है वो उसका टाइम कम लग रहा है। ठीक है ना, फिर जब हम अपहोल्स्ट्री में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो टाइमिंग है वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, यानी कि ये जो प्रोसेस है ये बाकी पीछे के तीनों प्रोसेस से ज़्यादा टाइम टेक कर रहा है। ठीक है ना, उसके बाद से फिर हम क्वालिटी चेक में आते हैं, तो फिर हम क्वालिटी चेक में भी देख सकते हैं कि पर्टिकुलर क्वालिटी चेक में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर हम टाइम डायग्राम की बात करें दोस्तों, तो टाइम डायग्राम का हेल्प करके, टाइम डायग्राम का यूज़ करके इस तरीके से हम पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम को, ठीक है ना, या फिर हम कहें तो पर्टिकुलर किसी भी अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या कहीं पे भी कोई भी अगर हम चीज़ प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हम टाइम डायग्राम अगर बनाते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि किस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, और किस प्रोसेस और उसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या किस प्रोसेस में कहाँ पे कितनी इफ़िशियंसी को हमें कम करना चाहिए दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि ये देखिए आपकी जो इफ़िशियंसी है, आपको जब ये पता चल जाएगा कि किस प्रोसेस में कितना टाइम लगना है, कि अगर जिस प्रोसेस में कम टाइम लगना है, जिस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लगना है, तो जिस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लगना है वहाँ पे आप इफ़िशियंसी यानी मैन पावर बढ़ा सकते हैं जिससे कि टाइम थोड़ा सा कम हो सके। ठीक है ना, तो ये सब एनालाइजिंग तभी हो सकती है, ठीक है ना, जब आप टाइम डायग्राम बनाते हैं। और दोस्तों टाइम डायग्राम कहीं ना कहीं आपको सही टाइम पे सॉफ्टवेयर को डिलीवर करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। ठीक है दोस्तों, तो टाइम डायग्राम किसी भी सिस्टम के बिहेवियर को शो करने के लिए, प्लस किस प्रोसेस में कितना टाइम लगना है, किस प्रोसेस में कम टाइम लगना है, ठीक है ना, किस प्रोसेस में अगर ज़्यादा लगना है तो उसको कम करने के लिए क्या डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है ना, ये सारी की सारी चीज़ें हमें टाइम डायग्राम के थ्रू देखने को मिलती हैं दोस्तों। ठीक है, एक दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल एक और है। ठीक है ना, तो दूसरे एग्जाम्पल को देखें तो ये आपका एक वेब ब्राउज़र का है, वेब ब्राउज़र का वो मतलब कि डायग्राम है। ठीक है ना,
और वेब ब्राउजर के डायग्राम में देखिए वही सेम चीज, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है ना। अगर इस डायग्राम को देख रहे हैं तो सबसे पहले वेब ब्राउजर की अगर हम बात करें तो देखिए एक आइडियल कंडीशन में है। आइडियल कंडीशन के बाद जैसे ही हमने यूआरएल कुछ डाला उसमें, ठीक है ना, तो यूआरएल कहाँ चला जाएगा, वेब यूजर जो है, सॉरी वेब यूजर अभी आइडियल कंडीशन में है। वेब यूजर ने क्या किया, यूआरएल डाला किसके अंदर, वेब ब्राउजर के अंदर। जब यूआरएल डाला, ठीक है ना, और इतनी देर ये क्या है, आइडियल कंडीशन में क्या, वेब ब्राउजर ये जो लाइन दिखा रही है, मतलब अभी तक जब तक यूजर ने कुछ रिस्पांस नहीं दिया तब तक ये आइडियल कंडीशन में है, वेटिंग कंडीशन में है, ठीक है ना। जैसे यूआरएल का रिस्पांस मिला, कंडीशन तो नई कंडीशन बनी और नई कंडीशन ने क्या किया कि वेब ब्राउजर की प्रोसेसिंग को स्टार्ट किया, और ये प्रोसेसिंग का टाइम है, ठीक है ना। और इस प्रोसेसिंग के टाइम में क्या होता है कि जब ये प्रोसेसिंग कर लेता है तो पर्टिकुलर इस मैसेज को कहाँ भेजता है, डीएनएस के पास, डीएनएस के पास, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है ना। अब डोमेन नेम सिस्टम पर्टिकुलर नेम के साथ जो आईपी है, ठीक है ना, आपको पता है कि डीएनएस का काम क्या है कि आईपी, पर्टिकुलर नेम को आईपी प्रोवाइड करना। तो अब वो पर्टिकुलर नेम को आईपी प्रोवाइड करने के लिए देख लीजिए कितना टाइम ले रहा है, ठीक है ना। अब इतने टाइम के बाद जो उसका मतलब उसने आईपी प्रोवाइड कर ली तो वापस उसने किसको दिया, यहाँ देखिए वापस उसने किसको दिया, उस वेब ब्राउजर की, वेब ब्राउजर पे, ठीक है ना, जहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग हो रही थी, ठीक है ना। अब वेब ब्राउजर के थ्रू जब उसको आईपी मिल गई तो फिर से वो रिक्वेस्ट कहाँ सेंड चली गई, वेब सर्वर के पास, ठीक है ना भाई। जब आईपी मिल गई तो आईपी के बाद वो कहाँ चली गई, यहाँ से वेब सर्वर के पास, ठीक है ना। अब वेब सर्वर तब तक देखिए ये वेटिंग टाइम है, टाइम लाइन जो है ये वाली लाइन, ये वेटिंग लाइन है। क्यों, क्योंकि जब तक यूजर कुछ इनपुट देगा नहीं, वेब ब्राउजर उसको प्रोसेसिंग करेगा नहीं, प्रोसेसिंग करने के लिए उसको डीएनएस की जरूरत पड़ेगी, डीएनएस से जब आईपी मिलेगी तब जाके वो उसको कहाँ सेंड करेगा, वेब सर्वर के पास। तब तक वेब सर्वर आपका क्या होगा, वेटिंग कंडीशन में होगा। वेब सर्वर उसके बाद से फिर कंडीशन, जैसे उसको एक कुछ भी इनपुट मिला तो उसने क्या किया, उसको प्रोसेसिंग करना शुरू किया, ये प्रोसेसिंग का टाइम है, ठीक है ना। और प्रोसेसिंग करने के बाद से उसके बाद से फिर जब वो इस पॉइंट पे पहुंचता है तो प्रोसेसिंग खत्म होती है और फिर वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू, देखिए यहाँ पे एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू उसने रिस्पांस दिया, ठीक है ना। और जैसे ये रिस्पांस मिला तो रिस्पांस की प्रोसेसिंग जो भी टाइम, यहाँ पे देखिए टाइम कंस्टेंट बता रहा है कि इतना टाइम लगा, ठीक है ना। और उसके बाद से उसने क्या किया, उस यूआरएल को यूजर को वेब ब्राउजर पे शो कर दिया, यानी वेब ब्राउजर पे ये शो हो गया और उसके बाद से वो क्या हो गया, वेब यूजर के सामने आ गया और यूजर उसको देख सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप दोस्तों इस डायग्राम की बात करें तो इस डायग्राम को देख के आपको ये लगता है कि ये डायग्राम को अगर हम देखें तो इस डायग्राम को देख के हमें समझ में आता है कि पर्टिकुलर एक वेब यूजर को उसके काम का वेब कंटेंट मिलने में जो प्रोसेसिंग में टाइम स्पेंड हो रहा है वो पर्टिकुलर टाइम को किस तरीके से एक चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है, जिससे हमें ये समझ में आ सके कि किस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा और क्या हम इसमें से किसी टाइम को कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर आपने ये एग्जाम्पल देखा तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि पर्टिकुलर जो है ये आपका टाइम डायग्राम जो है ये किस पर्पज के लिए बना है और किसके लिए ये वर्क कर रहा है दोस्तों, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जब भी हम किसी सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो ये पर्टिकुलर जो आपका ये जो डायग्राम है ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल ही होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ मेजर एलिमेंट है जो कि टाइम डायग्राम में यूज होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका लाइफ लाइन, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं लाइफ लाइन के अंदर लिखा क्या है, उसके बाद से हम आपको समझाते हैं कि लाइफ लाइन इज अ नेम्ड एलिमेंट विच रिप्रेजेंट्स an individual participants in the interaction. While parts and structural features may have multiplicity greater than one, lifeline represent only one interactive entity. See lifeline from sequence diagram for detail, ठीक है ना। यानी सीक्वेंस डायग्राम में भी लाइफलाइन का वर्ड का यूज किया गया है और वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि डिटेल में कि लाइफलाइन क्या है, मैंने आपको पीछे वाले क्लास में डिस्कस भी किया है। A lifeline on the time diagram is representing by the name of classifier or the instance it represent. It could be placed inside diagram frame or a symlane, ठीक है ना। तो लाइफलाइन मतलब ये वाली चीज, ये पॉइंट क्या है आपका कंडीशन, ठीक है ना। तो ये जो टाइम ले रहा है ये टाइम आपकी लाइफ लाइन है जो कि पर्टिकुलर ये बताता है कि कोई भी सिस्टम जो है या कोई भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट जो है अपनी फंक्शनैलिटी को प्रोड्यूस करने के लिए
कितना टाइम ले रहा है, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है आपको क्या बता रही है, लाइफ लाइन, ठीक है ना। तो इस टाइम डायग्राम में इसका यूज हम लाइफ लाइन को ड्रॉ करने के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरा है स्टेट और कंडीशन टाइमलाइन, ठीक है ना। तो स्टेट और कंडीशन टाइमलाइन, तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ क्या लिखा हुआ है। टाइम डायग्राम कुड शो स्टेट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, क्लासिफायर और एट्रीब्यूट और सम टेस्टेबल कंडीशंस सच एज अ डिस्क्रीट और इम्यूनरेबल वैल्यूज ऑफ एन एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना। यानी कि स्टेट या कंडीशंस की बात करें तो ये क्या है कि ये पर्टिकुलर किसी भी लॉजिक के थ्रू जो कंडीशन आ रही है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन को ये स्टेट शो करता है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप अगर ये नीचे वाले अगर इस डायग्राम में देख रहे हैं तो ये देखिए ये लाइफ लाइन हुई, ये आपका क्या है, कंडीशन है, यानी स्टेट कह सकते हैं। यहाँ के बाद से फिर वो ऊपर वाले कंडीशन में चला गया, ऊपर वाले कंडीशन इतना टाइम ले रही है, उसके बाद से फिर ये एक नया स्टेट है ये या नया कंडीशन कह लीजिए, उसके बाद से फिर वो यहाँ गया। अब ये पर्टिकुलर ट्रिगरिंग वाला जो टाइम है वो देखिए इतना टाइम पीरियड ले रहा है ट्रिगर होने में, ठीक है ना। ट्रिगर होने के बाद फिर उसके बाद से जो कंडीशन बनती है, कंडीशन के बाद फिर वो ऊपर गया, तो इस कंडीशन के लिए स्टेट इस स्टेट से फिर जैसे ही कंडीशन बनी तो फिर वो ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद फिर वो जो एग्जीक्यूशन में वो इतना टाइम ले रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपकी कंडीशन या स्टेट को शो करती हैं कि किस कंडीशन या किस स्टेट पे प्रोसेस एक से दूसरी जगह पे जाएगा, ठीक है ना। और ये लाइफ लाइन बताती है कि कितने टाइम बाद वो दूसरा स्टेट ऑकर होगा, ठीक है। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइम लाइन शोज वेरियस चेंजिंग इट्स स्टेट बिटवीन डोरमेंट, प्रोपागेशन, ट्रिगरिंग एंड एग्जीक्यूशन स्टेट। UML also allow the state condition dimensions be continuous. It could be used in a scenario where entities undergoes continuous state changes such as temperature or density, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो स्टेट जो एक लाइन से एक स्टेट से कंडीशन जो दूसरे प्रोसेस की तरफ बढ़ाता है, ठीक है ना, तो उसी को हम स्टेट कहते हैं। और उस स्टेट को यहाँ से आपको दिख रहा है कि हम इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो होप सो आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद से दोस्तों अगर हम तीसरी बात करें तो ड्यूरेशन कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ड्यूरेशन कांस्टेंट की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो ड्यूरेशन कांस्टेंट का मतलब कि भाई पर्टिकुलर ये बता रहा है कि अगर ड्यूरेशन मतलब क्या है कि ये जो लाइफ लाइन है, ठीक है ना, पर्टिकुलर इस मेल्टिंग अगर प्रोसेस की बात करें तो मेल्टिंग प्रोसेस की ये जो लाइफ लाइन है तो ये कितने ड्यूरेशन के लिए, तो इसको ड्यूरेशन कांस्टेंट कहते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ शो किया गया है कि 1 मिनट से 6 मिनट, ठीक है ना। तो ये आपका ड्यूरेशन कांस्टेंट है जो आपको ये बताता है कि पर्टिकुलर किसी भी मतलब एक प्रोसेस का टाइम ड्यूरेशन टोटल कितना होगा। जैसा कि देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ड्यूरेशन कांस्टेंट इज एन इंटरवल कांस्टेंट that refer to a duration interval. The duration interval is duration used to determine whether the constraint is satisfied. The semantic of a duration constraint is inherited from constraints. If constraints are violated, trace become negative, which means that system is considered as failed. Okay. Duration constraint is so as some graphical association between a duration interval and the constraint that in constraint, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर आप सीधे वर्ड में समझा सकते तो जैसे कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि आइस शुड मेल्ट इनटू वाटर इन 1 to 6 मिनट, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो प्रोसेस है कि वाटर जो है या फिर आइस की बात करें वाटर में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लग रहा है, तो वो क्या है 1 से 6 मिनट। तो ये जो प्रोसेस है वाटर का आइस का वाटर में कन्वर्ट होने का, तो उसका टोटल ड्यूरेशन जो ड्यूरेशन कांस्टेंट है वो बता रहा है कि 1 से 6 मिनट। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई फिक्स टाइम नहीं है, वो 1 मिनट में भी हो सकता है, 2 मिनट में भी हो सकता है, 4 मिनट में भी हो सकता है। तो एक ड्यूरेशन कांस्टेंट को फिक्स कर दिया गया है मिनिमम टू मैक्सिमम कि 1 मिनट से 6 मिनट के बीच में कि कभी भी वो आइस जो है वो वाटर के रूप में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर इस चीज़ को हमें शो करना है तो हम ड्यूरेशन कांस्टेंट के थ्रू शो करेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों टाइम कांस्टेंट। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइम कांस्टेंट इज एन इंटरवल कांस्टेंट दैट रिफर टू अ टाइम इंटरवल। द टाइम इंटरवल इज टाइम एक्सप्रेस यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द कांस्टेंट इज सेटिस्फाइड, ठीक है ना। द सेमेंटिक ऑफ अ टाइम कांस्टेंट is
inherited from constraints. All traces where the constraints are violated are negative traces. That is, if they occur, the system is considered as failed. Time constraint is so as graphical association between a time travel in time interval and the constraint that is constant. Typically, this graphical association if a small line between an occurrence specification and time interval. सो मीन्स अगर टाइम कंस्टेंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो जैसा कि टाइम डायग्राम में हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो मेन पर्पस है वो मेन पर्पस क्या है कि किस तरीके से हम पर्टिकुलर किसी टाइम के अंदर, ठीक है ना, किसी प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। तो टाइम कंस्टेंट जैसा कि देखिए आपको दिखा रहा है कि ये अगर कोई पर्सन है जो कि सो के उठने में कितना टाइम लग रहा है, तो अगर हमने उसके लिए एक टाइम कंस्टेंट बनाया है कि उसको सो के उठने में 6 बजे वो सो के उठता है, ठीक है ना, यानी 5:40 से 6 बजे के बीच में वो सो के उठता है, ठीक है ना। तो ये टाइम कंस्टेंट आपका क्या शो कर रहा है कि कितने टाइम के बीच में वो उठ सकता है, ठीक है ना। यानी कि अगर ये टाइम, अगर एक सोने का टाइम हमने यहाँ पे दिया हुआ है, सपोज कीजिए कि कुछ भी टाइम दिया हुआ है, तो वो बंदा जो है पर्टिकुलर यहाँ से सोना शुरू किया है तो 5:40 पे भी उठ सकता है या फिर वो 6 AM तक भी उठ सकता है, ठीक है ना। तो टाइम कंस्टेंट ये बताता है कि पर्टिकुलर किसी भी प्रोसेस के बीच में कोई प्रोसेस है तो वो कितने से कितने के बीच में उसको पूरा हो जाना है, ठीक है ना। तो ये जो है वो टाइम कंस्टेंट के थ्रू हम देख सकते हैं। उसके बाद से लास्ट है आपका डिस्ट्रक्शन ऑकरेंस। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्ट्रक्शन ऑकरेंस इज अ मैसेज ऑकरेंस विच रिप्रेजेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंस्टेंस डिस्क्राइब बाय द लाइफलाइन. It may result in the subsequent destruction of other objects that this object owns by compositions. No other occurrence may appear after the destruction event of a given lifetime. यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑकरेंस का मतलब क्या है कि कहाँ पे पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस जो है वो समाप्त हो रहा है और उस प्रोसेस, उसके समाप्त होने के बाद से दोबारा फिर कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, या दोबारा वो प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो जैसा कि ये फिगर आपको देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि डॉर्मेंट, प्रोपागेशन, फिर ट्रिगर हो रहा है, फिर एग्जीक्यूशन हो रहा है और एग्जीक्यूशन के बाद यहाँ पे क्रॉस हो गया, यानी इसके बाद से फिर ये प्रोसेस खत्म हो गया, ठीक है ना। तो डिस्ट्रक्शन ऑकरेंस यही बताता है कि कहाँ पे पर्टिकुलर प्रोसेस आपका समाप्त हो गया। जैसा कि देखिए लिखा हुआ है, द डिस्ट्रक्शन इवेंट इज डिपेक्ट बाय अ क्रॉस इन द फॉर्म ऑफ एन एक्स एट द एंड ऑफ अ लाइन। यानी कि इसको हम एक्स के थ्रू शो करते हैं और लाइन के एंड में रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हम ये शो कर सके कि पर्टिकुलर हमारा प्रोसेस यहाँ पे समाप्त हो गया। तो दोस्तों ये आपका टाइम डायग्राम था और होप सो आपको समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा कि टाइम डायग्राम की क्या इंपॉर्टेंस है आपके पर्टिकुलर किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल हम फिर नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।